हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी भावी प्राध्यापकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम 7 अप्रैल 2024 में जो पेपर हुआ था सेट पेपर हुआ था और सेट क्रमांक ए था, उन प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न और उसका उत्तर, और जो उत्तर है उसका स्पष्टीकरण, इन तीन बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप नए होंगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, दीप और सेटनेट एमपीएससी के विषय हिंदी के हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। इसके पहले दो वीडियो जो है 7 अप्रैल 2024 के इस सेट पेपर के मेरे YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो के अंतर्गत प्रतिदिन 10 एमसीक्यू के तौर पर यह ये तीसरा वीडियो। 21वां प्रश्न, इंस्पेक्टर मातादिन कितने साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे? उसका उत्तर होगा 26 साल। ऑप्शन क्रमांक ए सही है। कैसे, आगे देखो। थोड़ा मैं, हाँ, स्पष्टीकरण। यह प्रश्न पर माता दिन चांद पर लिखा लिया गया है। यह कहानी भारतीय पुलिस व्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार, चालाकी और अमानवीयता पर तीखा कटाक्ष है। इसमें एक भारतीय पुलिस इंस्पेक्टर माताधीन प्रशिक्षण देने के लिए चांद पर भेजा जाता है। यह कहानी में इंस्पेक्टर माताधीन अपनी लंबी सेवा का अनुभव बखान करते हैं। वह अपने पुलिसिया ज्ञान, कला प्रदर्शन करने हेतु बताते हैं कि वे 26 साल का अनुभव है। कितने साल का? 26 साल का अनुभव के तौर का उदाहरण देते हैं। बल पर चोरी को डकैती और डकैतों को चोरी साबित करने में महारत कर रखते हैं। माता दिन का 26 साल का यह अनुभव भारतीय पुलिस की कार्यप्रणाली और उन अनैतिक नियमों को दर्शाता है। उन्हें अपनी सेवा के दौरान सीखा और यह संख्या उनके भ्रष्टाचार है इसे स्थापित करने में चांद को प्रतीक बनाकर भारतीय पुलिस प्रशासन की स्थिति को दिखाया है। प्रश्न 22, इनमें कौन ऐसा है जो बकरी भक्त न हो? जैसे बकरी का नाम लेके विधान है, बकरी के नाम सारा जहान है। बकरी नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? दुर्जन का है। ऑप्शन क्रमांक ए स्पष्टीकरण। यह संवाद प्रसिद्ध नाटककार राजनीतिक व्यंग नाटक बकरी 1974 में लिखा गया है। यह संवाद नाटक के मुख्य खलपान दुर्जन का है, जो अपने साथी देश की भोली भाली जनता का प्रतीक है के नाम पर धार्मिक और राजनीतिक शोषण का गोरख धंधा शुरू करता है। दुर्जन अपने सत्यप्रति वे अवसरवादी नेता है जो बकरी को गांधी जी की पूजा करवाकर उसके नाम पर चंदा इकट्ठा करके अपनी तिजोरी भरते हैं। यह संवाद दुर्जन के गहरे संशयवाद और सत्ता लोलुपता को व्यक्त करता है। यह स्वीकार करता है कि भारत में धर्म, विधान, कानून और जहान समाज सब कुछ पाखंड और शोषण के नाम पर चल रहा है। बकरी भक्त होने का अर्थ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी झूठे आदर्श या प्रतीक की आड़ लेकर स्वार्थ और सिद्ध करता है। यह संवाद नाटक के जनवादी और प्रगतिशील संदेश का सार प्रस्तुत करता है, जहां नेता जनता को केवल एक उपयोगी की वस्तु मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, ये वाक्य दिया गया है, देखिएगा। स्त्रियों के इस बल
असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलोकन खोजने वाले हाथों से इन पुरुषों के चरणों को पकड़ती है, और वह सदैव ही इसके तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी वह बावली मानती है। कोमा चंद्रगुप्त स्वामिनी मंदाकिनी, इसका सही उत्तर होगा मंदाकिनी। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई किसी को लगता होगा कि ये ध्रुवसागिनी भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है जो स्त्री लेखन को लेकर लिखा गया है। यह कथन हिंदी नाटककार जयशंकर प्रसाद के ध्रुवसागिनी इस नाटक 1943 से संबंधित है। इस जैसे मैंने कहा मंदाकिनी तो है, लेकिन नाटक जो है ध्रुवसागिनी से लिया गया है। यह वाक्य जो है इसका कहा गया है, यह संवाद जो है ध्रुवसागिनी नाटक से लिया गया है। इस संवाद नाटक की एक प्रमुख स्त्री मंदाकिनी है, जो मंदाकिनी नाटक में बुद्धि और विवेक का प्रतिनिधित्व करती है। यह रामगुप्त के साम्राज्य की दासी है, बल्कि यह इस तरह की आलोचना है जो समाज की कुरीतियों पर तीखा व्यंग करती है। यह कथन उस समय आता है जब ध्रुवसागिनी रामगुप्त की पत्नी को उसका पति रामगुप्त शकराज को सौंपने का घिनौना निर्णय लेता है। यह निर्णय नारी के अधिकार और सम्मान के और अस्तित्व के को चूर चूर कर देता है। मंदाकिनी इस संवाद के माध्यम से पुरुष प्रधान समाज की उन रूढ़ियों पर प्रहार करती है जहां स्त्रियों पुरुषों के लिए जीवन भर त्याग करता है, लेकिन बदले में उन्हें केवल घृणा, तिरस्कार, दुर्दशा ही मिलती है। वह स्त्री की असहाय अधीनता और उसकी मान्यता मानती है, जो बावली पागल कहकर उस पर व्यंग करती है। यह संवाद नाटक के नारीवादी आग्रह स्वर को मुखर करता है। जैसे मैंने कहा कि ध्रुवसागिनी भी हो या मंदाकिनी, देखिए ध्रुवसागिनी नाटक में से मंदाकिनी का ये वाक्य है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेषता एमपीसी के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेज रहे हैं, तुम भी वही जाओ और अपनी गोद निंदा से सबको अपने वश में करो। भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद किस पात्र द्वारा कहा गया है? भारत दुर्दैव दुर्दैव से कहा गया है। ऑप्शन क्रमांक बी स्पष्टीकरण। यह संवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा 1880 से लिया गया है, जो हिंदी का पहला नाट्य रस माना जाता है। यह नाटक प्रतीकात्मक है, जिसमें भारत की तत्कालीन दुर्दशा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दैव्य का यह नाटक का मुख्य खल पात्र है, जो भारत की दुर्दशा का प्रतीक है। यह कथानक भारत दुर्दैव्य द्वारा स्वयं को या अपने किसी सहयोगी को संबोधित करते हुए कहा गया है। अक्सर आलस्य, अंधकार से दुर्जनों के प्रतीक पात्रों को दुर्दैवी यहाँ अपने दुर्गुण रूपी साथियों को, भारतवासियों को और अपने अधिकार पतन की ओर ढकेलने का आदेश देता है। यहाँ इसका अर्थ आलस्य और कर्तव्यहीनता से है। भारत दुर्दैव्य चाहता है कि भारतीय जनता अधिक आलस्य, अज्ञान और कर्मज्ञानता से डूब जाए, ताकि वह अपने देश की दुर्दशा को समझ न पाए और वह बिना किसी विरोध के भारत का विनाश कर सके। यह संवाद भारतेंदु जी के नवजागरण के आह्वान के विपरीत तत्कालीन समाज के चेतनाहीनता पर व्यंग करता है। 25वां प्रश्न। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उनमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। यह कथन किस निबंधकार का है? है ना? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल, नामुर सिंह, सरदार पूर्ण सिंह और विद्यानिवास मिश्र। मूलतः इसका सही उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह। निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह 1881-1931 हिंदी साहित्य में अपने भावुकतापूर्ण और शैलीगत विशिष्टता वाले निबंध के लिए प्रसिद्ध है। उनके निबंधों में आदर्शवाद, नैतिक मानवीय मूल्यों की प्रधानता है। यह कथन सरदार पूर्ण सिंह के प्रसिद्ध निबंध सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम जैसे निबंधों में भावात्मक संदर्भ में आया है।
जहां वे तत्कालीन रीतिवादी तथा परंपरावादी कविता की आलोचना कर रहे हैं। सरदार पूर्ण सिंह जो स्वयं शुद्ध भावुकता को महत्व देते थे, का मानना था कि तत्कालीन कविता में वास्तविकता और मौलिकता, सजीवता और गहन भावात्मकता, अनुभूतियों का अभाव है। उनके अनुसार कविगण केवल पुरानी रूढ़ियों, विषयों और शैलियों को दोहरा रहे हैं। उससे कविता में कोई नया जीवन दर्शन या ताजगी नहीं पा रहे हैं। वह ऐसे साहित्य के पक्षधर थे जो जीवन के यथार्थ और मानवीय कर्म के साथ जुड़े हों। यह कथन उनकी शैलीगत स्वच्छंद और विषयगत मौलिकता आग्रह को दर्शाता है। 26वां प्रश्न, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर द पद का उल्लेख निम्न में से किस निबंध में आया है? दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन क्रमांक बी। यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850-1885 द्वारा लिखा गया आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। दिल्ली दरबार दर्पण 1977, इस निबंध में भारतेंदु जी ने 1977 में आयोजित दिल्ली दरबार का विस्तृत वर्णन किया है। यह दरबार यानी कि रानी विक्टोरिया को कैसर कैसर ए हिंद की उपाधि कैसर ए हिंद की उपाधि दिए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ऑर्डर ऑफ द इंडियन एक्सपायर एक्सपायर यह एक ब्रिटिश सम्मान था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राजाओं, नवाबों, अभिजाताओं को दिया जाता था। उन्होंने साम्राज्य की सेवा की थी। भारतू जी ने इस दरबार की भव्यता और आयोजन की फिजूल खर्च का चित्रण किया है। साथ ही यह भी दिखाया है कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार के पद और उपाधियों देकर भारतीय राजाओं को अपने वंश में रखते हैं। निबंध में बाहरी चमक दमक के पीछे छिपी भारत की पर वास्तविक दुर्दशा पर व्यंग किया है। भारतेंदु जी ने इस निबंध में केवल दरबार का चित्रण नहीं किया बल्कि वास्तविकता को भी उजागर किया है। 27, मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन निम्न में से किस निबंध में प्राप्त होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि दोनों पशु और दोनों का वर्णन उसमें हो गया है। ऑप्शन क्रमांक बी सही है। यह प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध आचार्य हरदत्त प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में बच्चों द्वारा पूछे गए सहज प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं को आधार बनाकर मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति के विकास पर गंभीर विचार किया है। द्विवेदी जी तर्क देते हैं कि मनुष्य के नाखून और बाल बनना उसकी आदिम पार्श्विक पशुवत और बर्बर प्रवृत्ति के अवशेष है। जब मनुष्य जंगली था तब वह अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने नाखूनों का उपयोग करता था, जैसे एक जंगली जानवर करता है। मनुष्य जब भी नाखून काटता है वह अपनी पशुता को अस्वीकार करता है और अपनी मानवता को स्वीकार करता है। इस प्रकार निबंधों में नाखून बढ़ने की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अतीत बर्बरता और वर्तमान की संस्कृति की उन्नति के बीच द्वंद्व दर्शाया है। द्विवेदी जी मानते हैं कि असली मानवता प्रेम, दया और प्यार से निहित है, न कि हथियार छुड़ाने या नाखून बढ़ाने में। 28वां प्रश्न, माटी की मूर्तें पुस्तक में कितने शब्द चित्र संकलित है? 12, 10, 11, 13। ऑप्शन क्रमांक डी सही है, 13। ग्रंथ का नाम माटी की मूर्तें रामक्ष बेनीपुरी की हिंदी में रेखाचित्र विधा को स्थापित करने वाले प्रमुख लेखकों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने इस संग्रह में अपने संपर्क में असामान्य उपस्थित और भावुकतापूर्ण चित्रण किया है। इन 13 शब्द चित्रों के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण जीवन, मानवता की गहरी संवेदना को व्यक्त किया है। 29, ये नदियां इस देश की रक्तवाहिनी सिराओं के समान जीवनदायक भी रही है। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? ठाकुर बाबा। यह कथन महादेव वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र ठाकुर बाबा से लिया गया है।
ठाकुर बाबा महादेव वर्मा के संस्करणों में से संग्रह स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र कई संस्करणों में से शामिल है। महादेव वर्मा की रचनाओं में प्रकृति, मानवता और राष्ट्रीय चिंतन का गहरा मेल मिलता है। ठाकुर बाबा में गांव के एक साधारण व्यक्ति ठाकुर बाबा के बीच का चरित्र करते हुए लेखिका ने बीच बीच में दार्शनिक और वैचारिक टिप्पणियां की हैं। ये कथन भारतीय संस्कृति के नदियों का महत्व को स्थापित कर रहा है। नदियों को रक्त वाहिनी वाहिनी शिराओं के सम्मान बताना उनके जीवनदायक और पोषक कार्य की ओर संकेत करता है, जो पूरे देश को जीवन और उर्वरता प्रदान करता है। ठीक वैसे ही शरीर में शिराएं रक्त संचार करती हैं। यहाँ राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी व्यक्त करता है। 30वां प्रश्न, भूति पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? मूर्धिया प्रकृति श्रीराम, मूर्धिया 2010 आत्मकथा दलित आत्मकथा है और उसका नया संस्करण जो है 2014 में मणिकर्णिका नाम से प्रकाशित हुआ है। मूर्धिया दलित साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सशक्त आत्मकथा है। इसका शीर्षक लेखक ने गांव के उस पास स्थित शमशान घाट मूर्धिया पर आधारित जहां उनका बचपन बीता वहां दिखाया है। भूथी परिवार की पृष्ठभूमि इस आत्मकथा का पहला अध्याय है। इस अध्याय में लेखक ने अपने परिवार और पारिवारिक की उस भयावह अंधविश्वासों से ग्रस्त और दलितों के शोषण से भरी पृष्ठभूमि का वर्णन किया है। भूत ही शब्द केवल भूत प्रेत से नहीं जुड़ा है, बल्कि यहाँ गरीबी, अन्याय, बीमारी, जातिगत भेदभाव से उस डर और त्रासदीपूर्ण माहौल का प्रतीक है जिसने लेखक के बचपन को घेर रखा था। यह अध्याय दलित जीवन की त्रासद और करुण स्वरूपगत को दर्शाकर आगे की कहानी के लिए जमीन तैयार करता है। अब मूर्तिया बहुत अच्छी है। आप नए होंगे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपको सेटनेट MPSC के लिए एक उपलब्ध कोर्स है ना, हिंदी साहित्य दीप के इस तौर पर इस YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सभी इकाइयों के नोट्स दिए जाएंगे। सेटनेट के प्रति सभी इकाइयों के नोट्स दिए जाएंगे। साथ में हर दिन लाइव लेक्चर लिया जाएगा। साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाएंगे, उसकी लिंक दी जाएगी। 10 या 11 टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। आप नए होंगे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके मन के हर समस्या का निवारण किया जाएगा। बहुत बहुत आभार। इसके बाद 30 से यानी कि 31 से 40 तक के प्रश्नों का नया वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। बहुत बहुत आभार।